प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 5वां पाठ सर्वनाम के अभ्यास प्रश्न हमने शुरू किए थे। तो सबसे पहले हम अभ्यास पे बढ़ने से पहले एक बार इसकी परिभाषा आपको फिर से समझा दें। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या है? वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या है? यह, वह, मैं, मुझे, मेरा, हमारा, आपका, अपना। तो इन शब्दों को के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमने किन किन शब्दों को शामिल किया है? बोलने वाले द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द, सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए, ये मिला के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हमने आपको लिखवा ही दी है। आपको पता है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके हमने उदाहरण आपको बताए थे। अपने लिए प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? बोलने वाले के लिए या फिर अपने लिए तो मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, आप, आपका। और अन्य के लिए वह, उसका, उनके, वे आदि। उसके बाद आ जाते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हम जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, जैसे वह मेरा भाई है, यह मेरा दोस्त है, तो हम वह, यह निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह और वह। ठीक उसी तरह अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द हमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई आया है तो अनिश्चयता है, जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए अनिश्चयवाचक में आया। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वह कौन है? कौन प्रश्नवाचक है। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या भी सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक है। तो इसका परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। उसके बाद है संबंधवाचक। संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के साथ संबंध होता है, दर्शाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी, उसकी, जो, सो, ये सब उदाहरण। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी ये संबंध बता रहे हैं। और अंत में छठा है हमारा निजवाचक। जैसे कि पता चलता है, निज का अर्थ होता है स्वयं के लिए प्रयोग, अपने आप, स्वयं, इसके उदाहरण है। कर्ता द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, यह काम मैंने स्वयं किया है। मैं अपने आप ही बाजार चला जाऊंगा, तो ये अपने आप, ये सब उदाहरण थे। तो बच्चों, आज हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न हमने पहला कर लिया था, सर्वनाम शब्दों को छांटकर उचित स्थान तक पहुंचाओ। ये हमने कर लिया है, आपको याद होगा। आज हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करो। हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हमें उनका सही रूप
चुनना है और वाक्य पूरा करना है। बहुत ही सरल है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 पेज नंबर 47 में है बच्चों, 47, पेज नंबर 47। सर्वनाम के सही रूपों से सही रूप से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो हमें कौन कौन से दे रखे हैं? पहले हम सर्वनाम शब्दों को ही लिख लें। हमें दिए गए हैं मुझे, पहला शब्द दिया है मुझे, दूसरा है हम, कौन, फिर है मैं तुम, और तुम्हें। तो बच्चों ये थे हमारे 6 सर्वनाम शब्द दिए गए थे। हम इनको लिखना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है दरवाजे पर रिक्त स्थान दे रखा है, हमें रिक्त स्थान भरना है। खड़ा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें पता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को हमने चुनना है, क्योंकि उसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। अभी मैंने आपको इसीलिए जो सर्वनाम के भेद इसीलिए मैंने आपको बताए थे कि आपको अगर भेद पता होंगे तो आप कोई भी प्रश्न को आसानी से और जल्दी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। दरवाजे पर, तो इसमें से हमें देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। मुझे, हम, कौन, मैं, तुम, तुम्हें। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तभी यही कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम लिख रहे हैं कौन। दूसरा है रिक्त स्थान पहले दिया गया है। स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, पूर्ण विराम। हमने कौन का प्रयोग कर लिया है। मुझे, हम, मैं, तुम, तुम्हें। मुझे स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सही नहीं है, आपको पता है। हम स्कूल नहीं जाऊंगा, सही क्या होगा? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम भी नहीं है, तुम्हें भी सही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हमने बोलने वाले के लिए मैं का प्रयोग होता है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सही है। हम तीसरे पे चलते हैं। फिर रिक्त स्थान पहले दिया गया है, तीसरे में भी रिक्त स्थान दिया गया है। उसके बाद है सब मैदान में खेलेंगे, सब मैदान में
खेलेंगे, खेलेंगे, पूर्ण विराम। अब हमने दो का प्रयोग कर लिया है। सब मैदान में खेलेंगे, तो बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सब मैदान में खेलेंगे। तो यहां पे सही होगा हम सब मैदान में खेलेंगे। चौथा है वाक्य अब रिक्त स्थान दिया है, क्या करोगे, क्या करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे अब हमने कौन कौन सा प्रयोग किया है मैंने आपको बता देता हूँ। हमने मैं का प्रयोग कर लिया है, कौन का और हम का। अब रिक्त स्थान क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, हम लिखेंगे तुम। अब तुम क्या करोगे, हमारा 5वां वाक्य है। पिताजी ने, लिखते हैं पिताजी ने रिक्त स्थान दिया हुआ बुलाया है, बुलाया है, पूर्ण विराम। तो हमने तुम का भी प्रयोग कर लिया है। अब बचे हैं मुझे और तुम्हें। पिताजी ने मुझे बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। तो यहाँ पे होगा बच्चों तुम्हें बुलाया है, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, लिखेंगे हम तुम्हें। और एक और वाक्य है, छठा वाक्य, हमारा अंतिम वाक्य है। यह किताब रिक्त स्थान दे दो, अब बचा मुझे, यह किताब मुझे दे दो। तो यहां पे लिखेंगे मुझे दे दो। इस वाक्य पे बच्चों जरा ध्यान देना, जो 5वां वाक्य था इसमें पिताजी ने तुम्हें बुलाया है और मुझे बुलाया है, ये दोनों ही सही हो सकता था। जरा इसको ध्यान देना है। बाकी सब में तो हम किसी का नहीं प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जो 5वां वाक्य है जरा ध्यान देना, देखना इसमें। पिताजी ने तुम्हें बुलाया है और पिताजी ने मुझे बुलाया है, हम चाहे तो यहाँ दोनों का ही प्रयोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी छठा वाक्य में हम तुम्हें नहीं लिख सकते। इसी कारण हमने तुम्हें को पहले लिखा और मुझे को बाद में लिखा। आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, इसके जगह हम अगर मुझे भी लिखते तो वाक्य एकदम सही होता, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें नहीं लिख सकते। यह किताब तुम्हें दे दो, तो ये गलत वाक्य है, हमें नीचे मुझे का ही प्रयोग करना था। इसीलिए हमने पिताजी वाले में पिताजी ने तुम्हें बुलाया है मैं तुम्हें का प्रयोग किया। तो ये बहुत आपको ये जानकारी हो गई कि अगर आप मुझे भी लिखते तो ये वाक्य तो सही हो जाता, लेकिन हम छठा वाक्य नहीं लिख पाते। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। हमारा दूसरा जो है प्रश्न, ये क्या है, हमें सही सर्वनाम का प्रयोग करना सिखाता है। वाक्य में अगर हमारे पास बहुत से विकल्प हों तो हम किस सर्वनाम का प्रयोग करें जो कि सबसे उचित हो। तो हमने क्या किया, हमें सही रूप जो था कौन कौन से दिए गए थे, मुझे, हम, कौन, मैं, तुम, तुम्हें। और हमने पहले वाक्य में किसका प्रयोग किया, दरवाजे पर कौन खड़ा है,
रिक्त स्थान में हम लिखेंगे कौन खड़ा है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं का हमने दूसरा में मैं का प्रयोग किया। तीसरे में रिक्त स्थान, सब मैदान में खेलेंगे, हम सब मैदान में खेलेंगे, तो हम सब मैदान में खेलेंगे। आपको पता है हम बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। चौथा है अब तुम क्या करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे तुम का हम प्रयोग करेंगे। हमने क्या लिखा था, तुम। अब तुम क्या करोगे। पांचवा मैंने बताया था कि यहाँ पे हम मुझे भी हो सकता था, तुम्हें भी हो सकता था, लेकिन हम नीचे तुम्हें का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऊपर तुम्हें का प्रयोग किया। पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, तो सही सर्वनाम था, तुम्हें का हमने प्रयोग किया। यह किताब मुझे दे दो, तो ये छठा था, यह किताब मुझे दे दो, ये सर्वनाम का सही प्रयोग किया है। अब वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें गलत सर्वनाम लिखा गया है। तो सबसे पहले हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलें, इसको पहले मिटा देते हैं। शुरू करते हैं अपना तीसरा, वाक्य शुद्ध करो। तो बच्चों इसमें दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। इसके अंदर जो सर्वनाम दिए हैं, दूध में कौन पड़ गया, तो ये सर्वनाम तो दिए हैं लेकिन ये गलत सर्वनाम दिए, तो हमें गलत सर्वनाम को हटा करके उसके स्थान पर एक शुद्ध सर्वनाम जो कि उस वाक्य में उचित लगे, उपयुक्त हो, उसे ही लिखना है। तो गलत सर्वनाम को हमको हटाना है और उसके स्थान पर उचित सर्वनाम लिख करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, प्रश्न तीसरा है हमारा, वाक्य शुद्ध करो। वाक्य शुद्ध करो। हमारा पहला वाक्य है, दूध में कौन पड़ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूध में कौन पड़ गया। तो ये कौन हमें देखते ही गलत लग रहा है, तो हम कौन के स्थान पर क्या लिखेंगे, दूध में कौन पड़ गया, तो हम कहेंगे क्या पड़ गया। कौन गलत है, यहां पे होगा क्या, सही लिखेंगे दूध में क्या, आधा क य में आ की मात्रा, क्या पड़ गया। तो बच्चों आप इसको भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि जब हम एक साथ अगर आप करेंगे तो हम सही ढंग से इसको कर पाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर बुक में लिखना शुरू करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपको। आप इस समय वीडियो देखते समय ही साथ का साथ हम एक साथ ही करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो हमारा दूसरा वाक्य है, हम हमारे घर अभी जाएंगे। हम हमारे घर अभी जाएंगे। अभी
जाएंगे। पूर्ण विराम, हम हमारे घर अभी जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरा हम और हमारे, ये दोनों सर्वनाम हैं, लेकिन ये गलत सर्वनाम। हमें यहाँ पे उचित सर्वनाम को छांट करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अपने घर अभी जाएं। हम के साथ हमारे दो सर्वनाम हम इसमें नहीं प्रयोग कर सकते। इसमें हम अपने घर अभी जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, वाक्य को दोबारा लिखते हैं, हम अपने घर, हमारे नहीं होगा, अपने घर अभी जाएंगे। तो बच्चों, हमने पहले दो वाक्यों में देखा कि हमें सही सर्वनाम का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले वाक्य में था, वाक्य अशुद्ध था। क्यों अशुद्ध था? क्योंकि यहाँ पे गलत सर्वनाम लिखा। गलत सर्वनाम लिखे होने के कारण यह वाक्य अशुद्ध हो गया था। दूध में कौन पड़ गया, तो कौन नहीं होगा, क्या होगा। दूध में क्या पड़ गया, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया है। दूध में क्या पड़ गया है, तो कौन के स्थान पे हमने लिखा क्या। क्या एक उचित सर्वनाम है, इसीलिए सही है। दूसरा है, हम हमारे घर अभी जाएंगे। तो हमारे जो है यह गलत सर्वनाम है। तो हम इसमें लिखेंगे, हम अपने घर अभी जाएंगे। तो इसे भी बच्चों साथ साथ करते जाइए, इसको नोट करते जाइए। और जब भी वीडियो देखने बैठे, खासकर व्याकरण की जो हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, आप पेंसिल के साथ बैठेंगे और मेरे साथ साथ इसे करते जाएंगे, तो ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, उचित रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने तीसरे वाक्य पे। पहले दो हमने कर लिए, प्रश्न तीसरा ही है। तीसरे प्रश्न में कुल 4 वाक्य थे, हमने 2 कर ली। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चल रहे हैं। प्रश्न तीसरा, वाक्य भी तीसरा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से कोई काम, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। तो सबसे पहले हमें गलत सर्वनाम पहचानना है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तुम्हारे के स्थान पे हम लिखेंगे तुमसे। क्या लिखेंगे? तुम्हारे से के स्थान पे लिखेंगे तुमसे। तो शुरू करते हैं। ये गलत को हमने पहचान लिया। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसमें कि गलत सर्वनाम को हम पहचान पाते हैं कि नहीं। और अगर गलत जो है सर्वनाम हमने पहचान लिया तो हम उसका सही रूप करके लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, लिखेंगे तुमसे। तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से के स्थान पर हमने क्या लिखा? तुमसे। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, हो सकता। उसी तरह अपना अंतिम वाक्य पे, चौथे वाक्य पे आ जाते हैं। हमारा है जो बोएगा तुम ही काटेगा। तो हमें पहले इसमें अशुद्ध पहचानना है। पहले लिख देते हैं अशुद्ध वाक्य को। जो बोलेगा, जो बोएगा,
जो बोएगा तुम ही काटेगा, तुम ही काटेगा। तो ये देखते ही पता चलता है कि वाक्य गलत है। जो बोएगा तुम ही काटेगा, तो यहाँ पे हमें तुम ही गलत लग रहा है, ये गलत सर्वनाम है। हमें इसके स्थान पर सही सर्वनाम लिखना है। ये गलत सर्वनाम दिया गया है, वाक्य अशुद्ध है, हमें सही सर्वनाम लिख करके वाक्य को शुद्ध करना है। तो लिखते हैं, जो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, सो काटेगा। इसका जरा अंदाजा लगाइए, यह कौन सा सर्वनाम का भेद में आएगा? संबंध वाचक सर्व, जो सो, जो सो संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम का ये उदाहरण भी है। जो बोएगा, वो सही कर देते हैं। तो जो बोएगा तुम ही काटेगा, यह गलत है। तुम ही के स्थान पे हम सो लिखेंगे। जो बोएगा सो काटेगा, तो ये संबंध वाचक सर्वनाम का एक बोध है, अच्छा उदाहरण है। जो का संबंध सो के साथ, तो ये संबंध बचाता है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो जो सो संबंध वाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, ये बहुत सही दिया गया है। तो हमने आज क्या किया? सबसे पहले हमने अपने जो सर्वनाम थे उनके शुद्ध रूप को पहचाना। एक बार इसको करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शुद्ध करने में तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये गलत सर्वनाम था। तुम्हारे से के स्थान पर हमने लिखा तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ शुद्ध सर्वनाम क्या था? तुमसे, तुम्हारे से, ये गलत था इस वाक्य में। जो बोएगा तुम ही काटेगा, यहाँ तुम ही सर्वनाम गलत है, इसके जगह सो होना चाहिए था। जो बोएगा सो काटेगा। तो बच्चों, ये था हमारा तीसरा प्रश्न, ये हमने कर लिया। इसमें हमने जो अशुद्ध वाक्य था उसको शुद्ध सर्वनाम से सही किया। अब हम इसके बाद अपने चौथे प्रश्न पे चलेंगे। लेकिन चौथे प्रश्न पे चलने से पहले हमने क्या किया, जरा इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे किए। वाक्य में सर्वनाम का क्या स्थान होता है, कौन सा सर्वनाम कहाँ पे उपयुक्त रहेगा, ये हमने पहचाना अपने दूसरे प्रश्न में। तो वाक्य में अगर हम सर्वनाम को पहचान लेते हैं, अगर उसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब हमारा अभ्यास सही दिशा में चल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इस बार हमने सर्वनाम के 6 वेद पहली बार पढ़े थे और उसी के अनुसार हमें बहुत से शब्दों को छांट करके लिखना पड़ा। दूसरा था शुद्ध करना था, वाक्य दिया गया था, अशुद्ध सर्वनाम का रूप लिखा गया था। हमने क्या किया, उस अशुद्ध सर्वनाम की जगह शुद्ध सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखा। तो बच्चों, ये था हमारा। इससे क्या हमें पता चलता है कि हम वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम को भी पहचान ले लेते हैं। अगर हम किसी वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम को पहचान लेंगे और उसको शुद्ध कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा था। तो दूध में कौन पड़ गया, ये कौन नहीं होना चाहिए था। दूध में क्या पड़ गया। हम हमारे घर अभी जाएंगे, हम और हमारे एक साथ कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, आपको पता ही है। हम अपने घर अभी जाएंगे, हमारे के स्थान पे होगा अपने। ठीक उसी तरह तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, यह गलत है। तुमसे, तुम्हारे से ये नहीं बोला जाता है, तो हिंदी में तुमसे कहा जाता है, तुम्हारे से नहीं। तुमसे कोई काम
नहीं हो सकता। और चौथा हमने देखा, ये था संबंध वाचक सर्वनाम का एक अच्छा उदाहरण, जो बोएगा तुम ही काटेगा, तो तुम ही नहीं होगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो बच्चों ये था, हमने वाक्य शुद्ध किया। कल हम अपने चौथे प्रश्न को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।